जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BPAS 184 की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपकी जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा पार्ट 1 है जिसपे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपकी जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें हमने आपके बुक के प्लस PYQ से VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। इनको वेबसाइट से करना है, सिंपली गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustanknowledge.com। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग एक्सेस करके आ सकते हैं। अब आपको सिंपली ऊपर सर्च कोड का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपको अपना पेपर कोड टाइप करना है, तो BPAS 184। जैसे आप टाइप करेंगे तो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको गैस पेपर मिल जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, संभारण यानी कि लॉजिस्टिक्स की अवधारणा की व्याख्या कीजिए और इसके प्रकारों पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं संभारण यानी कि लॉजिस्टिक्स क्या होता है। तो संभारण का मतलब है माल, सेवाओं और सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सही समय पर सही तरीके से कम लागत में पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लॉजिस्टिक्स कहते हैं। इसमें योजना बनाना, सामान को स्टोर करना, उसका परिवहन करना और समय पर डिलीवरी करना शामिल होता है। आसान शब्दों में अगर हम लोग कहें तो लॉजिस्टिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई कंपनी अपने उत्पाद को ग्राहक तक पहुंचाती है। यह सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यहाँ पर संभाड़ का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना, माल, सेवाओं, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सही समय पर सही तरीके से और कम लागत में पहुंचाने की प्रक्रिया को संभाड़ यानी कि लॉजिस्टिक्स कहते हैं। इसमें योजना बनाना, सामान को स्टोर करना, उसका परिवहन करना और समय पर डिलीवरी करना शामिल होता है। अब देखते हैं लॉजिस्टिक्स के प्रकार यानी कि संभारण के प्रकार। तो लॉजिस्टिक्स को उसके कार्य और दिशा के अनुसार कई भागों में बांटा गया है। इसमें हमारा सबसे पहला है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स यानी कि इनबाउंड संभारण। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में वे गतिविधियां आती हैं जो किसी कंपनी के अंदर कच्चे माल या आवश्यक सामान को लाने से जुड़ी होती हैं, जैसे सप्लायर से सामान मंगवाना, गोदाम में माल को रिसीव करना, माल को सही तरीके से स्टोर करना। ये सब क्या है, ये सब जो है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है। यह उत्पाद करने वाली कंपनियों के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि उनके काम के लिए कच्चा माल बहुत जरूरी होता है। तो देखिए इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या गतिविधियां शामिल होती हैं, कंपनी के अंदर कच्चे माल या आवश्यक सामान को लाने से जुड़ी होती हैं, जैसे सप्लायर से सामान मंगवाना, गोदाम में माल को रिसीव करना और माल को सही तरीके से स्टोर करना। ये सब किसमें शामिल होता है, इनबाउंड लॉजिस्टिक में शामिल होता है। इसके बाद है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में तैयार माल को ग्राहक या दुकानों तक पहुंचाना शामिल होता है। इसमें क्या होता है, ऑर्डर्स को प्रोसेस करना, पैकिंग और लेबलिंग करना और ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी करना। ये सब किसमें है, ये सब आपका आउट बाउंड डिलीवरी में आता है यानी कि आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में आता है। लॉजिस्टिक का मतलब संभारण होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। ई कॉमर्स और रिटेल सेक्टर में यह बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ग्राहकों को समय पर सामान चाहिए होता है। इसके बाद होता है रिवर्स लॉजिस्टिक्स। रिवर्स लॉजिस्टिक्स सामान को ग्राहक से वापस कंपनी तक लाना शामिल होता है। मतलब कि यानी कस्टमर मान लीजिए सामान नहीं उसने बेच पाया तो वो क्या करेगा, वापस कंपनी को देगा, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रिवर्स लॉजिस्टिक्स। खराब या गलत माल की वापसी, रिपेयरिंग या सर्विसिंग या सामान का पुनः उपयोग या रिसाइकलिंग के लिए तो क्या करना होता है, कस्टमर जो है कंपनी को वापस अपना माल दे देता है। यह कंपनियों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनने और ग्राहक भरोसा बनाए रखने में मदद करता है। इसके बाद है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। इसमें कंपनियां अपनी लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए किसी बाहर कंपनी की मदद लेती हैं। ये सेवाएं होती जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो यह छोटे और जो है मझोले व्यवसाय के लिए फायदेमंद होता है, यानी ये छोटे व्यवसाय के लिए होता है, मीडियम साइज के जो व्यवसाय होते हैं उनके लिए फायदेमंद होता है।
इसके बाद फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स। तो फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक कंपनियां पूरे सप्लाई चेन को मैनेज करती हैं। वे सिर्फ लॉजिस्टिक नहीं बल्कि योजना बनाना और बेहतर रणनीति बनाना भी शामिल करती हैं। ये सलाहकार और मैनेजर की तरह काम करती हैं। तो फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स वो क्या करती हैं, सप्लाई चेन को मैनेजमेंट करती हैं। और वो क्या करते हैं, सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं बल्कि योजना बनाना और बेहतर रणनीति भी बनाना उसमें शामिल होता है। ये एक तरीके के सलाहकार और मैनेजर की तरह काम करती हैं। इसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स। इसका काम होता है उत्पादों को डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर तक पहुंचाना होता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर जगह उत्पाद समय पर उपलब्ध हो। इसके बाद है ग्रीन लॉजिस्टिक्स। तो ग्रीन लॉजिस्टिक्स पर्यावरण को ध्यान में रखकर लॉजिस्टिक्स को संचालित करने की प्रक्रिया है। इसमें शामिल है ईंधन कुशल वाहनों का प्रयोग, पैकेजिंग में कमी और जो है डिलीवरी के रूट का सही चयन करना। ये सब किसमें शामिल होता है, ग्रीन लॉजिस्टिक्स में शामिल होता है। तो यहाँ पर हमने देख लिए संभारण के जो है प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला था आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, रिवर्स लॉजिस्टिक्स, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स और इसके बाद ग्रीन लॉजिस्टिक्स यानी ग्रीन संभारण। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो लॉजिस्टिक्स मतलब कि संभारण हर उस व्यापार के लिए जरूरी होता है जो उत्पाद या सेवाएं देता है। सही संभारण से लागत घटती है, डिलीवरी तेज होती है और ग्राहक संतुष्ट रहते हैं। इनबाउंड, आउटबाउंड या रिवर्स लॉजिस्टिक्स सभी प्रकार की मजबूत सप्लाई चेन के लिए जरूरी है। आज के तेज समय में लॉजिस्टिक्स सिर्फ सपोर्ट सिस्टम नहीं है बल्कि व्यापार की सफलता की कुंजी बन चुका है। जितना लॉजिस्टिक अच्छा होगा उतना आपकी कंपनी के लिए फायदेमंद होगा। यहाँ पर हमने पहला प्रश्न अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपको पहला प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं, दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, परिवहन और भंडारण में प्रयोग होने वाले दस्तावेजों के प्रकारों पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी कि जब ट्रांसपोर्ट होता है या फिर भंडारण होता है तो वहां पर कौन कौन से दस्तावेज जरूरी होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो परिवहन और भंडारण व्यापार की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती हैं और सुरक्षित रूप से संग्रहित की जाती हैं। इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों का प्रयोग किया जाता है जो न केवल वस्तुओं के आवागमन को सुनिश्चित करते हैं बल्कि लेन देन में पारदर्शिता और सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। इन दस्तावेजों की सहायता से माल के प्रकार, मात्रा, स्थान, स्वामी और दायित्व आदि की जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहला होता है बिल्टी यानी कि लॉरी रिसिप्ट। तो यह एक मुख्य दस्तावेज होता है जो ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। इसमें माल भेजने वाले, प्राप्तकर्ता, माल का विवरण, मात्रा, वजन, मूल, गंतव्य आदि की जानकारी होती है। यह दस्तावेज प्रमाण होता है कि ट्रांसपोर्ट कंपनी ने माल प्राप्त कर लिया है और उसे दिए गए पते पर पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। इसके बाद चालान यानी कि इनवॉइस होता है। तो यह एक व्यापारिक दस्तावेज होता है जिसे विक्रेता के द्वारा खरीदार को जो है भेजा जाता है। इसमें माल का विवरण, मूल्य, टैक्स, छूट, कुल राशि और भुगतान की शर्तें होती हैं। यह दस्तावेज लेन देन का कानूनी प्रमाण होता है। इसके बाद डिलीवरी चालान। तो यह तब उपयोग होता है जब माल का स्थानांतरण बिक्री के उद्देश्य से ना होकर किसी अन्य कारण से किया जा रहा हो, जैसे प्रदर्शन, मरम्मत, परीक्षण आदि। इसमें माल का विवरण होता है लेकिन क्या होता है, मूल्य यहाँ पर नहीं लिखा होता है। इसके बाद रसीद यानी कि गुड्स रिसिप्ट नोट। तो यह दस्तावेज उस समय बनाया जाता है जब माल गोदाम या भंडारण स्थल पर पहुंचता है। यह प्रमाण होता है कि माल प्राप्त कर लिया गया है और उसकी स्थिति ठीक है या नहीं है। इसके बाद है भंडारण रसीद यानी कि वेयर हाउस रिसिप्ट। तो यह एक प्रमाण पत्र होता है जो गोदाम में माल जमा करने पर जारी किया जाता है। इसमें माल की मात्रा, प्रकार, स्थिति, जमा करने की तिथि आदि की जानकारी होती है। यह दस्तावेज बैंक से ऋण प्राप्त करने में भी सहायक होता है। इसके बाद कंटेनर नंबर या ट्रैकिंग दस्तावेज। तो इस दस्तावेज में शिपमेंट के दौरान कंटेनर का यूनिक नंबर होता है जिसमें माल की ट्रैकिंग की जा सकती है। आधुनिक समय में यह सुविधा डिजिटल रूप में भी उपलब्ध होती है। इसके बाद परिवहन बीमा दस्तावेज यानी ट्रांसिट इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट। यह बीमा कंपनी द्वारा जारी किया जाता है और यह सुनिश्चित करता है कि माल के साथ अगर किसी प्रकार की क्षति या दुर्घटना होती है तो बीमा राशि प्रदान की जाएगी। इसके बाद माल भेजने का आदेश एंड डिस्पैच ऑर्डर। तो यह दस्तावेज कंपनी द्वारा माल भेजने के लिए तैयार किया जाता है। इसमें ग्राहक का नाम होता है, पते की जानकारी होती है और माल का विवरण आदि होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ 8 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स देखे। पहला डॉक्यूमेंट आपका था बिल्टी यानी कि लॉरी रिसिप्ट, चालान इनवॉइस और डिलीवरी चालान, डिलीवरी
चालान, इसके बाद रसीद, और इसके बाद भंडारण रसीद, कंटेनर नंबर या ट्रैकिंग दस्तावेज, परिवहन बीमा दस्तावेज और माल भेजने का आदेश यानी डिस्पैच ऑर्डर होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे। तो परिवहन और भंडारण में प्रयुक्त दस्तावेज केवल कागज के टुकड़े नहीं होते, बल्कि ये माल के सुरक्षित और व्यवस्थित आवागमन का आधार होते हैं। इनके माध्यम से न केवल व्यापार की प्रक्रिया को सरल बनाया जाता है, बल्कि विवादों से भी बचाव होता है। इसलिए इन दस्तावेजों का सही तरीके से उपयोग और जो है रख रखाव अत्यंत आवश्यक होता है। यहाँ पर हमने 2 प्रश्न कवर कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, ग्राहकों की संतुष्टि वह होती है जिससे ग्राहक की अपेक्षाएं पूरी होती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इस वाक्य को स्पष्ट करना है कि ग्राहकों की संतुष्टि वह होती है जिससे ग्राहक की अपेक्षाएं पूरी होती हैं। तो ग्राहक संतुष्टि का अर्थ है कि कोई ग्राहक किसी उत्पाद या सेवा से कितना खुश और संतुष्ट है। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा को खरीदता है तो वह उसके बारे में कुछ उम्मीदें रखता है। अगर वह वस्तु या सेवा उसकी उम्मीदों पर खरी उतरती है या उससे भी बेहतर साबित होती है तो उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है, ग्राहक संतुष्टि कहा जाता है। यानी कि जब ग्राहक कोई चीजें खरीदता है, कोई चीज खरीदता है तो उसको कुछ उससे कुछ उम्मीदें होती हैं। अगर वो उम्मीदों पर जो चीज वो उम्मीदों पर खरी उतरती है यानी उससे बेहतर साबित होती है तो ग्राहक को संतुष्टि प्राप्त होती है। इसी को हम लोग कहते हैं ग्राहक संतुष्टि। उदाहरण के तौर पर यदि कोई ग्राहक एक मोबाइल फोन खरीदता है और उसे उम्मीद है कि उसका कैमरा अच्छा होगा, बैटरी लंबे समय तक चलेगी और मोबाइल तेजी से चलेगा, और वह मोबाइल वास्तव में ऐसा काम करता है तो ग्राहक संतुष्ट रहेगा। लेकिन अगर मोबाइल धीमा चलता है, बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है या कैमरा अच्छा नहीं है तो ग्राहक यहाँ पर क्या हो जाएगा, असंतुष्ट हो जाएगा। तो ग्राहक की अपेक्षाएं पूरी करना किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि संतुष्ट ग्राहक दोबारा उसी ब्रांड से खरीदारी जो है करना पसंद करेगा। अगर उससे चीज उस ब्रांड की चीजें पसंद आती हैं तो वह क्या करेगा, वापस आएगा, उसी ब्रांड की चीजें खरीदना पसंद करेगा। दूसरों को भी उस ब्रांड के बारे में अच्छी राय देते हैं। इससे कंपनी का जो है साख यानी कि रेपुटेशन बढ़ती है और बिक्री भी बढ़ती है। तो यानी कि सभी जो व्यवसाय वाली कंपनियां हैं उनको ध्यान रखना है कि उनको ग्राहकों की जो संतुष्टि है उसको पूरा करना है, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना है। आप देखते हैं ग्राहक संतुष्टि के मुख्य पहलू क्या है। सबसे पहले तो है गुणवत्ता। उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। अगर ग्राहक को अच्छी क्वालिटी मिलती है तो वह संतुष्ट रहेगा। इसके बाद समय पर सेवा, ग्राहक को समय पर उत्पाद या सेवा मिले, यह भी संतुष्टि में जो है बड़ी भूमिका निभाता है। इसके बाद होता है व्यवहार यानी कस्टमर सर्विस। यदि कर्मचारियों का व्यवहार अच्छा होता है तो ग्राहक खुश होता है। विनम्रता और मदद की भावना से ग्राहक को अच्छा अनुभव मिलता है। इसके बाद कीमत। तो उत्पाद की कीमत उसकी गुणवत्ता और सेवा के अनुसार सही होनी चाहिए। अगर ग्राहक को लगता है कि उसने अपने पैसे का सही उपयोग किया है तो वह संतुष्ट होगा। इसके बाद बिक्री के बाद सेवा। उत्पाद खरीदने के बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो कंपनी उसे हल करने में मदद करती है तो ग्राहक को विश्वास और संतुष्टि मिलती है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो ग्राहक संतुष्टि का मतलब है ग्राहक की उम्मीदों का पूरा करना। यदि किसी व्यवसाय की सफलता की कुंजी होती है, यह एक संतुष्ट ग्राहक न केवल बार बार खरीदता है बल्कि दूसरों को भी उस उत्पाद की सेवा की सिफारिश करता है। यानी कि जो कोई भी अगर जो ग्राहक संतुष्टि का मतलब क्या होता है, ग्राहक की उम्मीदों को पूरा करना। और ग्राहक संतुष्टि, अगर ग्राहक आपके जो है माल से संतुष्ट हो गया है तो वो क्या करेगा, आपकी जो है बार बार खरीदारी करेगा और उस उत्पाद के बारे में दूसरों को भी जानकारी देगा। यानी ग्राहक संतुष्टि जो होती है वो किसी भी व्यवसाय की सफलता की कुंजी होती है। इसलिए हर कंपनी को चाहिए कि वह ग्राहकों की जरूरतों को समझे, उन्हें अच्छी सेवा दे और उनकी समस्याओं को समय पर हल करे। जितनी बेहतर ग्राहक संतुष्टि होगी उतनी ही तेजी से कोई भी व्यवसाय आगे बढ़ेगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न है, संभरण सूचना प्रणाली की आवश्यकताओं और घटकों की चर्चा कीजिए। यानी कि लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जो माल, सेवाओं और उनसे जुड़ी सूचनाओं के प्रवाह को सही तरीके से नियंत्रित और प्रतिबंधित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि उत्पाद सही समय पर, सही स्थान, सही मात्रा और उचित लागत पर ग्राहकों तक पहुंचे। यह प्रणाली व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह संभरण यानी कि लॉजिस्टिक्स के सभी कार्यों को सुव्यवस्थित करने में मदद करती है। संभरण सूचना प्रणाली की आवश्यकताएं। तो संभरण सूचना प्रणाली को प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं होती हैं। पहला है सटीक और त्वरित जानकारी। प्रणाली को ऐसी जानकारी प्रदान करनी चाहिए जो सही समय पर हो,
जो सही और समय पर हो, जैसे स्टॉक की स्थिति, ऑर्डर की स्थिति और माल की ढुलाई क्या है। इसके बाद है इससे कंपनी को जल्दी और सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। इसके बाद अन्य प्रणालियों से सुझाव, तो यह प्रणाली अन्य महत्वपूर्ण व्यवसायिक प्रणालियों जैसे ईआरपी और जो है सीआरएम और सप्लाई चेन मैनेजमेंट से जुड़नी चाहिए। इससे सभी विभागों के बीच सुचारू संचार और डेटा का आदान प्रदान होता है। इसके बाद उपयोग में सरलता, तो प्रणाली का उपयोग सभी कर्मचारियों के लिए आसान होना चाहिए। इससे गलतियों की संभावना कम होती है और प्रशिक्षण का भी खर्च घटता है। इसके बाद सुरक्षा और गोपनीयता यानी डेटा की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। केवल अधिकृत व्यक्ति ही महत्वपूर्ण सूचनाओं तक पहुंच सके। इसके बाद विस्तार क्षमता, जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है प्रणाली को अधिक डेटा और उपयोगकर्ताओं को संभालने में सक्षम होना चाहिए। इसके बाद अनुकूलनशीलता, यानी कि प्रणाली को कंपनी की विशिष्ट जरूरतों के अनुसार बदला और अनुकूलित किया जा सके। इसके बाद लागत प्रभावशीलता, तो प्रणाली को इस्तेमाल कंपनी के कुल संभाल खर्च को कम करने में मदद करे, यानी कि जो प्रणाली का इस्तेमाल होता है वो कंपनी के कुल संभाल खर्च यानी लॉजिस्टिक्स जो एक्सपेंस है उसको खर्च को कम करने में मदद करे, यानी कि जो लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस है उसको कम करने में मदद करे। इसके बाद है संभार सूचना प्रणाली के घटक कौन कौन से होते हैं। तो संभार सूचना प्रणाली के घटक निम्नलिखित है। पहला है ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी कि यह ऑर्डर लेने, रिकॉर्ड करने और पूरा करने का काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों के ऑर्डर सही समय पर पूरे हों। इसके बाद इन्वेंटरी प्रबंधन प्रणाली, यह माल की उपलब्धता, मात्रा और स्थान का रिकॉर्ड करता है। इससे स्टॉक खत्म होने या अत्यधिक स्टॉक होने की समस्या से बचा जा सकता है। इसके बाद वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम, तो यह गोदाम में माल के रख रखाव, प्राप्ति, पैकिंग और जो है पिकिंग और पैकिंग का प्रबंधन करता है। गोदाम के कार्य कुशल और व्यवस्थित होने में मदद करता है। इसके बाद है परिवहन प्रबंधन प्रणाली, तो यह माल की ढुलाई की योजना, मार्ग निर्धारण और ट्रैकिंग करता है। इससे समय और लागत की बचत होती है। इसके बाद ग्राहक संबंध प्रबंधन, तो ग्राहक की जानकारी और उनके साथ संपर्क प्रबंधन करता है। इससे बेहतर ग्राहक सेवा सुनिश्चित होती है। इसके बाद है पूर्वानुमान और योजना उपकरण, तो यह पिछले डेटा के आधार पर भविष्य की मांग का अनुमान करता है। इससे संसाधनों और स्टॉक की बेहतर योजना बनती है। इसके बाद रिपोर्टिंग और विश्लेषण प्रणाली, तो यह संभाल गतिविधियों की समीक्षा करता है और प्रबंधन को रिपोर्ट प्रदान करता है। इससे कार्यों में सुधार और रणनीति निर्धारण में सहायता मिलती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे। तो संभार सूचना प्रणाली किसी भी व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह माल और जानकारी के प्रवाह को सुचारू और प्रभावी बनाती है। यह लागत को कम करने, समय की बचत करने और ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने में मदद करती है। इससे इसकी आवश्यकताओं और घटकों को सही तरीके से अपनाया जाए तो कंपनी संभाल कार्यों को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकती है और बाजार में प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ सकती है। तो यहाँ पर जो संभाल सूचना प्रणाली जो होती है किसी व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये माल और जानकारी के प्रवाह को सुचारू और प्रभावी बनाती है। ये लागत को कम करने, समय की बचत करने और ग्राहक को संतुष्टि बढ़ाने में मदद करती है। यदि इसकी आवश्यकताओं और घटकों को सही तरीके से अपनाया जाए तो कंपनी अपने संभाल कार्यों को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकती है और बाजार में प्रतिस्पर्धा में आगे रह सकती है। तो यहाँ पर हमने है टोटल जो है 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली क्लास में।